दोस्तों, इंसान जब भी अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है तो उसी परेशानी से निजात पाने के लिए वह जल्दबाजी में बड़ा ही खतरनाक फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसका अपना हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे ही होता है। एक व्यक्ति होता है जब अपने चारों तरफ से परेशानी से घिरता है, बस उसी परेशानियों से अब छुटकारा पाने के लिए वह जल्दबाजी में इतना खतरनाक फैसला ले लेता है कि उसकी वजह से उसकी अपनी एक 13 साल की बच्ची हमेशा हमेशा के लिए अनाथ की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर सी हो जाती है। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, आखिर क्या कारण था, तो लोग सुनते हैं पूरी तरह से हैरान और परेशान हो जाते हैं। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है, यह वीडियो आज काफ़ी लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना है ठीक उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में एक जाना माना ज़िला पड़ता है अब गोरखपुर, और ठीक है उसी में ही एक जाना माना शाहपुर थाना क्षेत्र पड़ता है, और उसी के अंतर्गत एक गीता वाटिका जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके की रहने वाली होती है ममता चौहान। ममता चौहान के परिवार में सिर्फ एक ही बेटी होती है। अब वह बेटी जिसकी उम्र लगभग 13 साल के आसपास होती है। अब उसी बेटी के पालन पोषण के लिए ममता चौहान जो होती है पास एक प्राइवेट अब कंपनी होता है, उसी में जाकर अब जॉब किया करती थी। सुबह का जब टाइम होता है तो वह कंपनी में जॉब करने के लिए निकल जाती और शाम के टाइम वापस लौटती, तो इधर अपनी बेटी की सेवा पानी करने में कोई कसर में नहीं छोड़ती थी। लेकिन मैं बात कर रहा हूँ ठीक है अब 4 सितंबर साल 2025 का ही। अब जैसे ही शाम का वही अब 7 बजे के आसपास का टाइम होता, उसी वक्त अब इधर ममता अपनी बेटी को लेती है, और लेने के बाद ठीक अब अपने ही कमरे से बाहर निकल जाती है वह बाज़ार में जाने के लिए कि आखिर आज हमें घर के कुछ अपने ज़रूरी सामान लेने हुए हैं और बच्ची के लिए कुछ सामान लेने हुए। ये सब सोच साच कर ममता अपनी बच्ची को अपने साथ लेती है, और लेने के बाद ठीक वहाँ से कुछ दूर पर ही सोचती कि चला जाए, और सोचती वहाँ पर फ़ोटो भी खिंचवाया जाए। यही सब सोच साच कर जैसे निकलती है, निकलने के बाद ठीक स्टूडियो में दाखिल होती है। कुछ दूर पर एक रेल रोड पड़ता है। उसी स्टूडियो में दाखिल होने के बाद अपना जाती है स्टूडियो वाले से ठीक जो होता है अपने फ़ोटो शूट करवाती है, और लगभग 20 मिनट का वक्त बीतता है। और स्टूडियो से जब बाहर अपनी बच्ची को लेकर निकलती है, तभी ठीक जैसे ही रोड पर खड़ी होती है उसी वक्त अब ममता चौहान के सामने एक हेलमेट से रहित एक व्यक्ति आके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन बगल में ममता की जो अपनी बच्ची होती है हेलमेट वाले को जब देखती है तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन हेलमेट वाला अब अपने हेलमेट में से एक रिवॉल्वर निकालते फिर ममता के ही आगे वाले हिस्से पर कई जगह बड़ी तेज़ी तरीके से उतार देता है। लेकिन इधर जो आवाज़ होती है वहाँ पर मौके पर दुकानदारों के कान में पहुँच जाती है। लेकिन दुकानदार जब आवाज़ सुनते हैं तो उनके अंदर एक डर समा जाता है, जिसकी वजह से बड़ी जल्दी अब अपनी शटर बंद करना शुरू कर देते। इसी बीच उसी में से एक व्यक्ति होता है, इसकी जो सूचना होता है अब शाहपुर पुलिस थाने में दे देता है। अब शाहपुर के पुलिस थाने के मौके पर इंस्पेक्टर होते हैं नीरज, और जैसी खबर पाते हैं चंद मिनट के वक्त जो होता है अपने दल बल टीम को इकट्ठा कर लेते हैं, और ठीक जो होता है लेकर पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर। देखते हैं एक महिला है जो पूरी तरह से इधर जो सर होता है उसी फर्श पर अब पड़ी होती है।
लोग वहाँ इकट्ठा होते हैं, लेकिन पुलिस की जो टीम होती है अपने सहायकों की मदद से ठीक जो होता है विनायक जो नर्सिंग होम अस्पताल होता है, और वहीं लेकर इधर ममता चौहान को जब पहुंचते वहाँ के जो डॉक्टर होते हैं ममता चौहान को जैसे ही देखते उसी वक्त अब मृत घोषित कर देते। बगल में जो बच्ची खड़ी होती वहीं अपनी माँ को देखकर दहाड़े मार कर चिल्लाकर वहीं अपनी माँ के बारे में पुलिस को एक एक बात बताना शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है घटना पर जब पहुंचती है, पहुंचने के बाद भीड़ में एक व्यक्ति बैठा होता है। वह व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि इधर ममता चौहान का ही अपना पति होता है विश्वकर्मा चौहान, जो पूरी तरह से उधर कपड़े से खून से लथपथ सना हुआ होता है। लेकिन पुलिस के सामने जैसे ही विश्वकर्मा चौहान पड़ता है तो उसी वक्त करने लग जाता कि साहब हाँ, हमने अपनी ही पत्नी की अपने हाथों से बड़े बेरहम तरीके से हत्या की है। और पुलिस की जो टीम होती है इधर विश्वकर्मा चौहान को अपने कब्जे में लेती है और तुरंत इसकी जो सूचना होता है अब लुधियाना में ही रह रहे ममता चौहान के अपने बड़े भाई संदीप चौहान को सूचना भिजवा देती है। और संदीप चौहान जैसे सूचना पाता दूसरे दिन 4 सितंबर को ठीक जो होता है अब शाहपुर पहुंच जाता है। शाहपुर पहुंचने के बाद पुलिस के सामने जो होता है इधर अपने ही बहनोई अब विश्वकर्मा चौहान के बारे में एक एक बात पुलिस को बताता है। और पुलिस के सामने सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही बन जाता कि आखिर जो होता इस तरह का कारनामा करने में क्या कारण बना। लेकिन पुलिस के सामने सबसे बड़े जो सबूत बनते हैं वह कोई और नहीं बल्कि खुद ममता चौहान की जो अपनी बेटी होती है जिसकी उम्र 13 साल के आसपास होती है। और पुलिस के सामने पैतरा यही बन जाता है। इसी पुलिस की जो टीम होती है अब ममता की बेटी को सुरक्षा के घेरे में लेती है, क्योंकि पुलिस के सामने सबसे बड़ी सबूत के तहत वह एक बड़ा ही पेश वाला जरिया बन रहा था। और पुलिस की जो टीम होती है थाने में मौजूद जो होता है अब ममता की बेटी को जब पेश करती है तो इधर ममता की जो बेटी होती है अपने ही सामने जब संदीप को पाती है तो मामा का इधर जिक्र करती है और वहीं चीख चिल्लाना शुरू कर देती है। और पुलिस की जो टीम होती है बिना किसी ही लाहवाली के इसके ही पिता के ऊपर जो होता है उसी के तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लेती है। और पुलिस की जो टीम होती है थाने में मौजूद इधर विश्वकर्मा चौहान से जब सच्चाई ममता चौहान की हत्या के बारे में पूछताछ करती है, जो सच्चाई निकलता है इसे सुनकर अब लोगों के एक रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। ममता चौहान जो होती ठीक है अब लुधियाना की रहने वाली होती है। ममता चौहान के टोटल 3 बड़े भाई होते हैं, जिसमें बड़ा भाई होता है अब इधर संदीप चौहान, दूसरे नंबर का भाई होता है सनी चौहान और सबसे छोटा भाई होता है सुभाष चौहान। लेकिन ममता जो चौहान होती है तीनों भाइयों को एक पिता के बराबर सम्मान दिया करते थे। लेकिन तीनों भाई जो होते हैं घर में लाडली बहन होने के नाते अब लाड़ प्यार देने में कोई कसर भी नहीं छोड़ते थे, ना पढ़ाई में और ना उसके शौक पूरा करने में। और ममता चौहान जो होती है अपने भाइयों को इसी लाल प्यार की वजह से अपने ही घर में बड़े ठाड़ से रहना शुरू कर देती है। इसी ठाड़ को देखकर पूरे मोहल्ले वाले जो होते हैं ममता के इस हरकत की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन ममता थी अब अपने मन की मालकिन, अपने ही घर में अपना राज जो होता है अपने भाइयों और अपने ही इधर पिता के ऊपर जमाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि लाड़ प्यार में कोई कमी घर वाले ममता के ऊपर नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन समय अब जब बीतने लग जाता कि ममता अब जो होता पूरी तरह से शादी के पर पहुंच चुकी है तो संदीप सहित उसके भाइयों को भी चिंता होने लग जाता है, और जिसकी वजह से अब जो होता पूरी परिवार वाले मिलकर ममता चौहान की शादी कराने की पूरी तरह से अब फैसला लेना शुरू कर देते हैं। और इसी फैसले के तहत जो होता है जो हरशेखपुर पुरवा पड़ता है अब वहीं का ही रहने वाला विश्वकर्मा चौहान होता है। देखने में काफ़ी हट्टा-कट्टा भी होता है और प्लस इधर मेहनत मजदूरी करने वाला एक हट्टा-कट्टा व्यक्ति भी होता है। इसीलिए बड़ी जल्दी जो होता है शादी तौर तरीके से जाकर ममता चौहान की विश्वकर्मा चौहान से हो जाता है। अब विश्वकर्मा चौहान जैसा खूबसूरत पति पाकर ममता चौहान अपनी ज़िंदगी को बड़ा ही सौभाग्यवान समझना शुरू कर देती है। वक्त जो होता है बड़े खूबसूरत तरीके से अब बीतने लग जाता है। लेकिन शादी के जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता तो उसी वक्त ममता की ज़िंदगी में एक ऐसा उथल पुथल आ जाता है जिसकी ममता कभी कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि ममता को
शादी के कुछ दिन बाद ही पता चलता है कि इधर विश्वकर्मा चौहान हो जो होता है अपने इलाके का जाने माना एक आपराधिक गिरोह का एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है, क्योंकि इधर विश्वकर्मा चौहान का ही अपना सगा भतीजा होता है जो उस इलाके में एक छोटा मोटा आपराधिक दुनिया में शामिल होता है। और उसी के नाते विश्वकर्मा चौहान भी जो होता है अपने इलाके में अपराधी करने में नंबर 1 मामले में दाखिल होता है। उसके ऊपर पुलिस के काफ़ी सारे पहरे भी पड़े होते हैं। अब इस तरह की जब खबर जो होता है ममता चौहान को लगता है तो वह नहीं समझ पाती चरित्र और राशि और आपराधिक मामले हमारा पति कितने अंदर जा चुका है। लेकिन अब जो होता अपने पति के सिवा रहने के अलावा ममता के पास कुछ बचता नहीं है। इसीलिए ममता जो होती कैसे न तैसे कर कर अपनी ज़िंदगी संवारने में तो लगती है, लेकिन इसी बीच ममता अब एक बेटी की माँ भी बन जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो होता है विश्वकर्मा चौहान अब अपने ही पैसे के बलबूते जो होता है अब बाहर जो होता है कई लड़कियों के साथ ऐश करना भी शुरू कर देता है। उसमें से एक खूबसूरत युवती होती है चांदनी, और इस तरह पूरी तरह से विश्वकर्मा के ऊपर दीवानी सी हो जाती है कि विश्वकर्मा के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने का फैसला ले लेती है। और तभी इसकी जो खबर होता है जाकर ममता चौहान को लगता है। अब इसी बात को लेकर आए दिन ममता और विश्वकर्मा के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। और ममता जो होती है अपने घर में अपने सौतन लाने के लिए कतई हामी नहीं भरती, जिसकी वजह से घर में आए दिन एक कला पनप जाता है। यही कला चलते चलते ज़िंदगी का ना जाने कई साल का वक्त बीत जाता है, ना ममता को आभास हो पाता है और ना दूसरी तरफ है इधर जाकर विश्वकर्मा चौहान को आभास हो पाता है। लेकिन एक ही छत के नीचे होता कैसे न तैसे कर कर अपने पति के साथ अपनी ज़िंदगी तो बिताती है, लेकिन अपने ज़रूरत के अपने घर के कागजी सामान मंगाने के लिए ममता जो होती है अपने पति के मोबाइल पर सिर्फ एक मैसेज के जरिए सूचना भिजवा दिया करती है। इसकी वजह से अब विश्वकर्मा सामान को लाकर पहुंचा दिया करता था। लेकिन अब घर में जो होता ममता के सामने जब कभी विश्वकर्मा पड़ता तो मोबाइल पर चैटिंग नहीं बल्कि हंस हंस कर काफ़ी युवतियों से अब बात भी किया करता था। लेकिन वक्त जब गुजरने लग जाता कि ममता को अब आभास होने लग जाता कि हमारा जो पति होती है कतई घर में हमारा कदर करने वाला नहीं, तो इसी बात को लेकर ममता और इधर विश्वकर्मा दोनों के बीच झड़ तकरार नहीं बल्कि पिटाई तक सारी सीमाएँ पार होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन तभी एक दिन इधर विश्वकर्मा जो होता है जब बाजार पहुंचता तो उसी वक्त उसकी एक अपनी प्रेमिका होती है। काफ़ी युवतियों में से उसकी एक खूबसूरत प्रेमिका होती है वह चांदनी। और चांदनी से जैसे मुलाकात करने की कोशिश करता है तो चांदनी जो होती है उसी वक्त एक वादा कर देती है कि जब तक तुम्हारी पत्नी से तुम्हारी तलाक नहीं हो जाएगी तब तक हमारे तुम्हारे बीच अब रिश्ते नहीं बनेंगे। और इसी बात को लेकर विश्वकर्मा जो होता है उसी वक्त अब ठान लेता कि जब तक हमारी पत्नी से हमारा तलाक नहीं हो जाएगा तब तक हम तुम्हारे साथ अपनी ज़िंदगी नहीं बिताएंगे। लेकिन इधर जो होता है इसी बात का जिक्र जब जाकर विश्वकर्मा अपनी पत्नी से सामने करता है कि हमें तुमसे तलाक चाहिए और हम अपने घर की रानी चांदनी को बनाने वाले हैं। और यह बात ममता को जब खबर चलता है तो इसी बात को लेकर घर में इतनी कला हो जाता है कि आए दिन झगड़े तकरार की सारी सीमाएं पार होना शुरू हो जाते हैं। और तभी ममता फैसला लेती है और अपनी बेटी को अपने साथ लेती है और लेने के बाद अपने ही मायके अपने भाई संदीप के पास चली जाती है। और वहाँ जब रहती है तो एक प्राइवेट अब कंपनी में जाकर वहीं जॉब करना शुरू कर देती है। और इसी बीच जब करने लग जाती है तो सोचती है क्यों ना हम अपने ही बलबूते एक कमरा लें, और यही फैसला लेती है। और लेने के बाद ठीक जो होता है जाती है जो गीता वाटिका पड़ता है शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत, वहाँ एक किराए के तौर पर रहना शुरू कर देती है अपनी बेटी को लेकर और रहने लग जाती। इसकी जो खबर था बड़ी जल्दी अब विश्वकर्मा चौहान को लग जाता है। और जब लग जाता तो इधर अपनी पत्नी से अब तलाक दिलवाने के लिए जो होता है वहाँ बराबर फोनदार करना शुरू कर देता है। लेकिन इधर जो होता ममता कतई ठान के बैठ जाती है कि हमें तलाक नहीं देना है। लेकिन दूसरी तरफ चांदनी की खूबसूरती की वजह से प्यार में पागल की वजह से अब जो होता है विश्वकर्मा चौहान सोच के बैठ जाता कि हमें तलाक नहीं मिलेगा तो हमें कोई दूसरा रास्ता निकालना पड़ेगा। और इसी बीच अपने हिस्से की लगभग कई सारे विश्व ज़मीन जो होता कैसे न तैसे कर कर अब ममता विश्वकर्मा के ही बिन मर्जी के ही 35 लाख में सौदा कर लेता है। और इसकी खबर जो होता ममता को जब लगता तो ममता जो होती है उसी वक्त अपने पति से अपने हिस्से की ज़मीन के पैसे मांगना जब शुरू कर देती है तो घर में
और कला बढ़ जाता है। और इसी कला की वजह से अब जो होती ममता चौहान सीधा का सीधा कोर्ट पहुंच जाती है और अपने पति के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा देती है। और इसकी खबर बड़ी जल्दी विश्वकर्मा जब चौहान को लग जाता तो वह समझ जाता कि हमारी जो पत्नी जब तक हमारी ज़िंदगी में रहेगी, ना हमारी शादी अब चांदनी से हो पाएगा, ना हमारा खुद का रुतबा अपने इलाके में फैल जाएगा। यही सब सोच साझ कर इधर विश्वकर्मा चौहान अब फैसला ले लेता है और इसी फैसले के तहत अपनी पत्नी ममता चौहान को अपने रास्ते से हटाने का बड़ा ही खतरनाक फैसला बना लेता है। और इसी बीच अपनी भतीजे से मुलाकात करता है और उसी की मदद से एक रिवॉल्वर की व्यवस्था खुद करता है और फिर जो होता है अपनी पत्नी का अब रेकी करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे ही अब 4 सितंबर साल 2025 का वक्त होता है, उसी वक्त ममता लगभग 7:45 बजे के आसपास का टाइम होता है, अपनी बेटी को अपने साथ लेती है और लेने के बाद ठीक जो होता है गीता वाटिका के ही अब इलाके से जब निकलती है तो सामने जो जेल रोड पड़ता है वहीं पहुंचती है और स्टूडियो में घुस जाती है। लेकिन बाहर खड़ा हुआ जो होता है विश्वकर्मा चौहान हर वक्त नज़र मारे बैठा होता है। लेकिन जैसे 20 मिनट बाद अपनी बेटी को लेकर ममता निकलती है तो उसी वक्त उसी ही के सामने उसका अपना जो पति होता है और हेलमेट रही जो होता है उसके सामने जब आता है तो उसकी जो बेटी होती है अपने ही पापा को जब देखती है उसकी जब मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन वहीं पर जो होता है अपनी ही पत्नी से यही बात कह देता है कि आखिर हमें तलाक दे दो, हमारी जिंदगी से अपनी ज़िंदगी निकाल फेंको। लेकिन ममता जब यह बात सुनती हटी लगाकर बैठ जाते, इसी बात को लेकर ममता और इधर विश्वकर्मा चौहान के बीच झगड़ा हो जाते हैं। और तभी हेलमेट में रखे रिवॉल्वर जो होता है इधर चौहान निकालता है, फिर इधर अपनी ही पत्नी के ऊपर एक के बाद एक चलाना शुरू कर देता है। लेकिन तब तक इसकी जो खबर होता है वहाँ के दुकानदारों को लग जाता है, लेकिन दुकानदार के अंदर डर समा जाता है और अपने शटर को बंद करते हैं। लेकिन तभी इसी बीच की जो सूचना होता है वहाँ के नज़दीकी थाना क्षेत्र के कोतवाली में लग जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों घटना का जो दृश्य होता है वह देखकर वहाँ के थाना प्रभारी का हृदय पूरी तरह से हिल्स आ जाता है, क्योंकि सामने बेटी और सामने उसकी अपनी माँ खून से लथपथ अवस्था में और सामने उसका अपना पिता के हाथ में रिवॉल्वर होता है। इस तरह का दृश्य हर किसी के दिल को पिघला सा जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों थाने में अब जो सच्चाई जो होता है विश्वकर्मा चौहान बतलाता है, इससे सुनकर लोगों के रोंगटे तक खड़े हो जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है विश्वकर्मा चौहान को अपने कब्जे में लेती है, अब ले जाती वहाँ के कोर्ट में पेश कर देती है और कोर्ट में विश्वकर्मा चौहान के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।